व्यक्तित्व हमारे सामने आता है जो बड़े गंभीर ढंग से 57 की क्रांति क्यों विफल हुई इसका विश्लेषण करता है, बेचैन होता है। जो आंदोलन चले, जो दमनकारी नीतियां चली, उसको भी समझ रहा है। एक मन है ऐसा जो खड़ा हुआ है, चुपचाप सोच रहा है, देख रहा है। उसकी जो बेचैनी है वो उन कारकों का अन्वेषण करती है कि क्यों पराधीन हुए, क्यों क्रांति हमारी विफल हुई, क्यों आंदोलन चल रहे हैं, आंदोलन में दमन चल रहा है, शोषण की नीतियां हैं। उस समय भी एक वर्ग ऐसा था जो यातायात की सुविधाएं, वैज्ञानिक सुविधाओं के कारण सुविधा भोगी हुआ, उसने समर्थन करना शुरू कर दिया था। एक ऐसा वर्ग भी उसके सामने आता है जो विदेशी हुकूमत थी, उसने राजनीतिक दृष्टि से तो पराधीन हम हुए ही, उसने हमारी आत्मा पर प्रहार किया। राष्ट्रीय चेतना से तात्पर्य केवल राजनीतिक मुक्ति से ही नहीं है, राजनीतिक पक्ष ही उसका नहीं है, क्योंकि देश की संस्कृति जो है वो राष्ट्र की आत्मा होती है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो पक्ष हैं ये उसकी क्रियाएं हैं। क्रियाएं हमारे अंग संचालित करते हैं, लेकिन हमारी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सारी प्रक्रियाएं हमारी आत्मा से ही प्रेरित होती हैं। इसीलिए हमारा उद्देश्य रहा है कि किसी का हमने छीना नहीं, हमारा रहा पालना यही। हमने किसी का नहीं छीना, साम्राज्य विस्तार के लिए हमने लुटेरी नहीं की, क्योंकि हमारी संस्कृति रही है, संस्कृति आत्मा है हमारी। अर्थ की लुटेरी में भी हमने विश्वास नहीं किया। इसीलिए भारत वो देश है जो साधन का अवलोकन करता है, केवल उपलब्धि पर नहीं जाता है। अगर हमारी उपलब्धि अनुचित साधनों से हुई है तो हमारा देश उसको स्वीकार नहीं करता है। रावण की सारी संपत्ति नष्ट हुई। गोस्वामी जी जब चित्रण करते हैं तो अयोध्या भी संपन्न है और लंका भी संपन्न है, लेकिन लंका अनुचित साधनों से संपन्न होती है, इसलिए उसका विनाश होता है। हमारी संस्कृति ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया है। उस पर प्रहार किया गया। राजनीतिक गुलामी के साथ साथ जो प्रहार आते हैं कि हमारी जीवन पद्धति की हंसी उड़ाई गई, हमारे धर्म को अंधविश्वास कहा गया, हमारे आध्यात्म को अकर्मण्यता कहा गया, हमारी भक्ति, हमारी आस्था को तर्क की कसौटी पर खारिज कर दिया गया। ये कैसा देश था कि जिसको अपनी भाषा और अपनी संस्कृति, अपनी पद्धति की अगर किसी ने हंसी उड़ाई तो हम हीन भावना से ग्रस्त हो गए, क्योंकि उनका तर्क प्रस्तुत किया गया। छायावादी कवि इस बिंदु को पकड़ता है, इस बिंदु को समझता है। क्यों? इसीलिए वो जीवन की आस्था की बात करता है, वो संस्कृति की बात करता है, सांस्कृतिक जागरण की बात करता है। ये भी हमारी राष्ट्रीयता का एक मुख्य पहलू आता है। एक गंभीर मन उसका है जो इसका जवाब देता है। इसका जवाब देता है, खाली जवाब नहीं देता है, उसे कर्म के पथ का निर्माण भी करता है। कहते हैं कि योगदान नहीं रहा, लेकिन प्रसाद जी को देखिए कि प्रसाद ऐसे कवि थे कि कवि गोष्ठियों में बहुत कम गए, काव्य पाठ 1-2 बार जीवन में किया हो। नेहरू और गांधी की सभाओं में गए चुपचाप, मौन रूप से। हमने कहा कि मौन गंभीर व्यक्तित्व है छायावाद का मन उस। और लेकिन चंद्रशेखर आजाद की पूरी मंडली को अपने व्यवसाय के कारखाने में 2 बार उन्होंने छिपाया था। किसी को कानो कान खबर नहीं। व्यवसाय को दांव पर लगा करके 2 बार छिपाना, इसके माने किसी संकट को न्योता देना था, लेकिन किसी को कानो कान खबर
नहीं होती, भूमिका उनकी रही है। हम देखें कि छायावादी कवि करता क्या है। छायावादी कवि बराबर जागरण की चर्चा हो रही है। दो तरह के व्यक्ति हैं, सोने वाले को हम जगा सकते हैं लेकिन जागने वाले को जगाया नहीं जा सकता। छायावादी कवि सोने वाले को तो जगाता है लेकिन जो जागने वाले हैं उनको जगा रहा है। जो बौद्धिक गुलामी से ग्रस्त हैं, जिन्होंने मान लिया है कि हमारी जीवन पद्धति अच्छी नहीं है, जिन्होंने मान लिया है कि हमारी बातें जो हैं इनके तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतर रही, वो कह रहे हैं ना। इस कवि ने जवाब दिया है कि हमारी आस्था का तर्क क्या है, उसकी हम चर्चा करेंगे। उस जगने वाले को जगाने की कोशिश की है। जगने वाला अगर नहीं जाग रहा है, कर्मरत नहीं है, क्योंकि वो देश जिसकी युवा पीढ़ी अगर बौद्धिक गुलामी को स्वीकार कर लेती है, स्वेच्छा से ओढ़ी हुई दास्तां में जी रही होती है, उसको जगा करके कर्म पथ पर ले जाना बहुत बड़े दायित्व का काम होता है, सबसे कठिन काम है। छायावादी कवि की जो भूमिका आती है, क्योंकि वो हलचल का समय था, अभी तमाम आंदोलनों की चर्चा हुई, उस समय हम उस आंदोलन पर नहीं उतरेंगे। छायावादी कवि की पहली भूमिका जो है वो जागरण की आती है। जगाता आदमी अपने को है, गैर को नहीं जगाता है। पूरा राष्ट्र उनका अपना है, पूरा देश उनका अपना है। वे विश्व चेतस कवि हैं जो मानवता की भूमि पर विश्व को जगाते हैं। जागरण का स्वर जब आया, क्योंकि ये कवि प्रकृति में भी रमे हैं, इतिहास की ओर भी गए हैं। क्यों गए हैं अभी हम बताएंगे, क्योंकि इतिहास की ओर प्रयाण उनकी राष्ट्रीयता का एक अंग है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों जाते हैं? शुक्ल जी ने माना कि अतीत का एक लंबा चौड़ा मैदान है, वहां हम क्या करने के लिए जाते हैं। अर्थ प्रेमियों के लिए इसका कोई अर्थ नहीं है। हम क्यों जाते हैं, क्या करने के लिए जाते हैं? वहां रोने जाते हैं, प्रसन्न होने जाते हैं, कुछ लेकर के आते हैं, कुछ दे करके आते हैं। ये जाना हमारी विवशता है और यही जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है। जो अतीत में नहीं गया वो मनुष्य नहीं। तो जगाते हैं। अब जागो जीवन के प्रभात, रजनी की लाज समेट लो, अरुणाचल में चल रही बात, जागो जीवन के प्रभात। कहते हैं कि कलरों से उठकर भेंटो, तो कलरों प्रेरणा है, प्रेरणा के पंछी हैं, उससे भेंटो। भेंटने की भारतीय परंपरा है। कहते हैं कि लतिका भी भर लाई मधुमुकुल नवल रस गागरी। लता स्त्री है और लता बिना किसी सहारे के नहीं चलती। ये लता लता नहीं है जो निराश्रित थी, बिना सहारे के नहीं चलती थी। वो अंबर पंखट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी से आगे निकल गई। वो तो डुबो ही रही है जो निराश्रित थी, किसी के सहारे पर खड़ी होती थी। उसने जीवन रूपी गगरी को मधुर रस से भर लिया है। ये हिंदुस्तान है जहां रेत की धरती में पराधीनता के काल में, मुगलों के अत्याचार में भी बांसुरी का रस बरसता है। आप देखिए, सारे राजस्थान की धरती रसमयी है। जितना अत्याचार झेला है, जितनी लड़ाई वहां हुई है, वहीं पर बांसुरी है। आप भी जाइए, कृष्णमय है, पूरी रेत की धरती कृष्णमय है। तो मधुमुकुल नवल सबसे आगे निकल गई, जो सबसे कमजोर थी, जगा रहे हैं। जाग तुझको दूर जाना, चिर सजग आंखें उम्मीदी, आज कैसा व्यस्त बाना। जाग तुझको दूर जाना, जग जाओ, आत्मीयता से जगा रहे हैं। निराला कहते हैं जागो फिर एक बार। एक फिर शब्द निराला का पूरे अतीत को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दे रहा है। इसके माने ऐसी परिस्थिति आई थी, तब तुम जगे थे, अपनी नहीं जग रहे हो, इसलिए फिर जागो। एक शब्द है, जागो फिर एक बार प्यारे, जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें। चारों ओर जागरण का स्वर है। वो खड़ा है गंभीर व्यक्तित्व, छायावादी कवि। वो भारत के लोगों को जगा रहा है, भाई उठ जाओ, देखो। सबसे पहले क्या देखो?
पूरा एक खाका आपके सामने आता है। सबसे पहले आता है कि ये आतंक का साम्राज्य है, आतंक के साम्राज्य का अंत होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी का अंत न हो। दूसरे कदम में वो पूरा आतंक दिखाते हैं। पूरे वर्षों की गुलामी का आतंक है। भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना में विलीन। जगती को कटता बांट रहा, सारी सब जगह कटता बंट रही है। भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना में विलीन। जो डराता है वही व्यक्ति सबसे पहले डरा हुआ होता है, क्योंकि वो जानता है जितने राक्षस हैं सब डराते हैं, धमकाते हैं अपनी जिंदगी, दूसरे की जिंदगी मांगते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा बेचैन रहते हैं। जितने राक्षस हैं सबने यही वरदान मांगा है कि दुनिया को हम मार लें लेकिन हम न मरें, हम न मरें। इसलिए वही बॉडीगार्ड लेकर चलता है। अब देखिए आज नहीं उस समय की बात कर रहे हैं, तो भय भी सभी को भय है। क्यों इतना आतंक, ठहर जाओ गर्मीले, जीने दे सबको फिर तू भी सुख से जी। क्यों इतना आतंक है? प्रसाद जी सवाल करते हैं। अट्टालिका नहीं रे आतंक भवन। निराला कहते हैं कि अट्टालिका नहीं है, ये आतंक का भवन है। पंत की आपने परिवर्तन कविता पढ़ी, पंत जी वहां राजा की क्रूरता का चित्रण करते हैं परिवर्तन के माध्यम से। क्योंकि छायावादी कवि हमेशा ध्यान रखिएगा कि इतिहास की ओर ले जाता है, इतिहास के माध्यम से पटक देता है वर्तमान पर। प्रकृति में रमता है तो तुरंत हमारी समस्याओं के सामने वो खड़ा कर देता है। पंत जी की परिवर्तन कविता में क्या आता है? तुम नृशंस नृप से जगती पर चढ़ अनियंत्रित, करते हो संस्कृति को उत्पीड़ित पद वर्धित। तीन बातें आती हैं। अनियंत्रित है, जो सबको कंट्रोल कर रहा है उसका नियंत्रण उसके ऊपर कोई नहीं है। संस्कृत को पद मर्दित, पैरों से कुचल रहे हो और उत्पीड़ित कर रहे हो। ये दिखाते हैं, पूरे देश को जगाया, युवा शक्ति को जगाया और पकड़ के उंगली दिखा दिया कि देखो भय, भय है, भय से तुमको मत। मनुष्य हो, भय के कारण का तुम अनुसंधान करो, किसने भय दिया है। क्योंकि मनुष्य हो, मनुष्य कारण का अनुसंधान करता है कि किसने भय दिया है। ये अगला कदम उनका आता है कि कौन है वो भय के कारण का अनुसंधान किया। जगो देखो, डरो मत, डरो मत अरे अमृत संतान। अरे किस खानदान के हो, अपने कुल का तो ध्यान रखो। उस दिव्य आर्य संतान हो, अपने खानदान के जो चैलेंज किया है उस खानदान का ध्यान रखो। काहे डरे हुए हो? तुम्हारे यहाँ डरना नहीं सीखा गया, क्योंकि डरते डरते आदमी मर जाता है। इसलिए डरो मत अरे अमृत संतान। और दूसरे कदम पर वे इतिहास की ओर जाते हैं। हमारा अतीत, ये अतीत जाना गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं है। वर्तमान की हलचल जो है उनको अतीत की ओर ले जाती है, उसमें प्रयोजन है। अतीत की ओर जाते हैं, केवल उसको जवाब देने के लिए नहीं जाते हैं कि तुमने गलत कहा, हम सही हैं। हमारा देश है, हमारी संस्कृति है, हमारी पद्धति है, हमारा शौर्य देखो। क्योंकि जवाब देने वाला व्यक्ति जवाब देकर चुप हो जाता है, छायावादी कभी चुप नहीं होता है। वो उस कारण को खोजता है कि क्यों स्थिति आई ऐसी। अतीत को दिखाता है, अतीत में केवल अच्छा नहीं था, ये भी दिखाते हैं। वहां भी दोहरी लड़ाई थी। एक लड़ाई जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा उससे लड़ाई है, और दूसरी जो लोहे से दब गया है, सोने से बिक गया है, उससे लड़ना। जिसके पास चरित्र होता है वो न तो लोहे से दबेगा न सोने से बिकेगा। उस समय भी था। ये छायावादी कवि उस यथार्थ का चित्रण करते हैं और उस यथार्थ में जो लड़ता है उसको हमारे सामने ले आते हैं। आप काव्य की चर्चा हो रही है। प्रसाद जी ने कहा कि अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, भारत मानवता की जन्मभूमि। अन्य देशों में मनुष्य पैदा होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मानवता
जो मानवता की जन्मभूमि हो, जहाँ मानवता जन्म लेती हो, वह व्यक्ति विश्व चेतस, वह व्यक्ति मनुष्य, वहाँ मानव संस्कृति रहती है। इसीलिए भारत को वसुंधरा का हृदय कहा गया है। भारत वसुंधरा का हृदय है। हृदय है तो अनंत भावनाएं हैं, और भावनाएं हैं तो जीवन का सौंदर्य। अगर सौंदर्य नहीं है तो जीवन जीवंत नहीं है। हृदय का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने अपना बयान निकाला था कि जीवन में हमने 400 ऑपरेशन किए, इस उत्तरार्ध में हृदय के ऑपरेशन में मुझे नसों के अलावा कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके भीतर जो अनंत भावनाएं हैं जिससे जीवन जीवंत बनता है, वही हमारे जीवन का सौंदर्य है। तो छायावादी कवि जो हैं वो जब अतीत की ओर जाते हैं तो उन चरित्रों का अनुसंधान करते हैं जो चरित्र लड़ते रहे, जो लोहे से दबे नहीं है, जो सोने से बिके नहीं है। उनके संघर्ष को हमारे सामने ले आते हैं। इसीलिए इन कवियों का अतीत एक तीसरी आंख को खोलता है। शिव के पास तीसरी आंख है, हमारे पास नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी आंख है जिसके पास शौर्य है, जिसके पास विवेक है, जो प्राणों को अर्पित करके ज्वलंत समस्याओं से जूझ सकती है, तीसरी आंख को खोलती है और मृतप्राय जीवन में जीवन का संचार करती है। वे इतिहास के उस पक्ष को हमारे सामने ले आती है। अभी हमने कहा कि जागो, फिर एक बार जग जाओ। पहले जगे थे, नई बात नहीं है, उसी तरह से फिर जग जाओ। एक फिर शब्द आता है, पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं। तुम पशु नहीं हो, तुम वीर हो। पशु के पास बहुत ताकत होती है, लेकिन वो वीर पशु नहीं, वीर तुम। वीर चेतक ही है, समाधि चेतक ही बनी है। और समर में शूर हो, लेकिन क्रूर तुम नहीं हो। ये तुम्हारा इतिहास रहा है, इसलिए तुम पशुता की ओर मत जाना, क्रूरता की ओर मत जाना, तुम शूरवीर बनना। ये राणा जी कह रहे हैं। प्रसाद जी क्या कहते हैं? राणा प्रताप का संघर्ष उनके जीवन में है। राणा प्रताप, कौन लेगा भार यह, कौन पिछलेगा नहीं। कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में, आह इस खेवा की कौन संभालेगा। उनको चिंता है। सांस सफरी सी अटकी है किस आशा में, सांस अटकी हुई है, कौन कोई भाग ले लेता तो सांस मेरी अटक गई। यह एक राष्ट्रभक्त का द्वंद्व है, जिसकी लड़ाई दोहरी हो गई है। एक ओर विदेशियों से लड़ना है, दूसरी ओर विदेशियों के हाथ बिके हुए स्वदेशियों से लड़ना है, अपने लोगों से लड़ना है। पेशोला की प्रतिध्वनि में क्या कहता है वो बात कि वीर पंचनद भूमि वीरता से रिक्त नहीं, काट के हो गोले जहां आटा बारूद हो। अपने ही लोग थे जिन्होंने आटा बारूद की जगह आटा मिला दिया, तो हम क्या जीतेंगे। तोड़ा गया